नमस्ते छात्रों। आज हम एनसीईआरटी के अध्याय 4 के सिद्धांत का 5वां भाग करेंगे, जो है परमाणु की संरचना। इसमें हम अनुभाग 4.4 को पूर्ण करेंगे। यह अस्वीकरण है। तो हमारे सीखने का उद्देश्य आज का सीखने का उद्देश्य इस व्याख्यान के बाद आप यह समझ पाएंगे कि आप अष्टक नियम और विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण के बारे में समझ पाएंगे। तो आज हम कुछ एनसीईआरटी के विषयों को कवर करेंगे। सबसे पहले हम अनुभाग 4.4 संयोजकता के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम पाठगत प्रश्न 1 का अभ्यास करेंगे और उसके बाद हम कुछ अभ्यास प्रश्न 7 और 5 को हल करेंगे। अंत में हम आज के लेक्चर के सारांश के साथ निष्कर्ष निकालेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले 4.4 संयोजकता के बारे में। तो आज हम परमाणु इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कोश एक परमाणु के नाभिक के चारों ओर ऊर्जा स्तर होते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। तो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नामक छोटे छोटे कण होते हैं, जो केंद्र के चारों ओर विशिष्ट पथों, जिन्हें कोश या कक्षाएं कहा जाता है, उसमें घूमते रहते हैं। ये पथ अनियमित नहीं होते। ये निश्चित ऊर्जा स्तर होते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। प्रत्येक कोश में इलेक्ट्रॉनों की एक निश्चित संख्या हो सकती है और इलेक्ट्रॉन इन कोश को भरते समय भीतरी कोश से शुरू करते हैं। अब हम संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में देखेंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में समझना अणुओं के बीच कैसे अंतःक्रिया करते हैं और यौगिक बनाते हैं, इसकी व्याख्या करने में मदद करता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु के सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो रासायनिक बंधन में शामिल होते हैं। परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में स्थित इलेक्ट्रॉन, जिन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। वे निर्धारित करते हैं कि एक परमाणु दूसरे के साथ कैसे परस्पर क्रिया करता है, बंध बनाता है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तत्व के गुणों और आवर्त सारणी में उसकी स्थिति को प्रभावित करती है। उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित वे अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता पर चर्चा करते हैं। तो चलिए मौलिक सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। बोहर-बरी योजना यह समझाती है कि इलेक्ट्रॉनों को परमाणु के कोश में कैसे व्यवसायित किया जाता है। प्रत्येक कोश में इलेक्ट्रॉनों की एक निश्चित संख्या हो सकती है। पहले कोश में 2 तक, दूसरे में 8 तक और इसी तरह। इलेक्ट्रॉन कोश को सबसे भीतरी वाले से शुरू करते हुए भरते हैं। किसी परमाणु का सबसे बाहरी कोश, जिसे संयोजकता कोश कहा जाता है, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। यह अष्टक नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार परमाणु अपने संयोजकता कोश को 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने, खोने या साझा करने की प्रवृत्ति रखते हैं, जो अक्रिय गैसों के स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास के समान होती है। तो परमाणु सबसे अधिक स्थायी और क्रम प्रतिक्रियाशील होते हैं जब उन्हें सबसे बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब उनके सबसे बाहरी कक्ष में कितने 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे पूर्ण अष्टक कहा जाता है। यह विन्यास उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉन विन्यास के समान होता है, जो अत्यधिक स्थायी होते हैं। पूर्ण अष्टक होने का अर्थ है कि परमाणु का आवेश संतुलित होता है और इसके नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच मजबूत आकर्षण होता है,
जिससे ये दूसरे परमाणुओं के साथ प्रतिक्रिया करने की संभावना कम हो जाती है। तो अक्रिय तत्व जो उत्कृष्ट गैस के रूप में जाने जाते हैं, रासायनिक तत्वों का एक समूह है जो आमतौर पर अभिक्रियाशील नहीं होते हैं। नियॉन और आर्गन पूर्ण अष्टक वाली उत्कृष्ट गैसें हैं, जिसका अर्थ है कि उनके सबसे बाहरी कोश में 8 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनका पूर्ण अष्टक ही इस बात का कारण है कि वे एकल परमाणु गैसों के रूप में पाई जाती हैं और रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का यह संपूर्ण सेट उन्हें बहुत स्थिर बनाता है और अन्य तत्वों के साथ प्रतिक्रिया करने की संभावना कम होती है। यह तत्व बहुत स्थिर है और अन्य पदार्थों के साथ आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है। हीलियम भी एक अक्रिय गैस है, जिसका मतलब है कि वह अन्य तत्वों के साथ आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करती है। इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन कोश होता है जो केवल 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ पूरी तरह से भरा होता है। यह पूर्ण भारी कोश हीलियम को बहुत स्थायी और अक्रिय बनाता है, जो अन्य उत्कृष्ट गैसों के समान है। इसका छोटा आकार और भरा हुआ इलेक्ट्रॉन कोश इसकी अक्रिय प्रकृति में योगदान करते हैं। अब हम संक्षेप में देखेंगे कि संयोजकता परमाणु के स्थायित्व से कैसे जुड़े हैं और परमाणु इलेक्ट्रॉन व्यवस्था के माध्यम से स्थायित्व कैसे प्राप्त करते हैं। संयोजकता किसी तत्व की संयोजन क्षमता को संदर्भित करती है। यह इंगित करती है कि वे एक अन्य तत्व के कितने परमाणुओं के साथ बंध सकता है। किसी परमाणु द्वारा रासायनिक बंध बनाने के लिए प्रभावी रूप से स्थानांतरित या साझा किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता को दर्शाती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन में सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बंधन में शामिल होते हैं। यह निर्धारित करता है कि परमाणु इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करके, खोकर या संझा करके एक स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास को प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ कैसे जुड़ते हैं। संयोजकता एक परमाणु द्वारा बनाए जा सकने वाले रासायनिक बंधों की संख्या होती है। यह दिखाता है कि एक परमाणु दूसरे परमाणुओं के साथ कितनी मजबूती से जुड़ सकता है। यह निर्धारित करता है कि परमाणु आपस में जुड़कर कैसे अणु बनाते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, जिसका मतलब है कि यह 2 अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाता है। परमाणु स्वाभाविक रूप से स्थायित्व की तलाश करते हैं, अपने सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन कोश, जिसे संयोजकता कोश कहा जाता है, को पूरा करके। ऐसा इसीलिए है क्योंकि एक पूर्ण संयोजकता कोश आमतौर पर 8 इलेक्ट्रॉन के साथ परमाणु को एक संतुलित और क्रम ऊर्जा अवस्था देता है। परमाणु इन इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त कर होकर या अन्य परमाणुओं के साथ साझा करके प्राप्त करते हैं, रासायनिक बंध बनाते हैं। स्थिरता 3 महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से प्राप्त की जाती है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तो वो ऋणात्मक आवेश दे देता है, जिसके परिणाम स्वरूप धनात्मक आवेश बनता है। इलेक्ट्रॉन खोने का मतलब है कि परमाणु एक धनात्मक आवेश वाला आयन बन जाता है। यह तब होता है जब परमाणु स्थायी रूप के लिए अन्य परमाणुओं को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करते हैं, आमतौर पर रासायनिक अभिक्रियाओं में। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो वो इलेक्ट्रॉन स्वीकार कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके कोई परमाणु एक स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करता है, जो अक्सर निकटतम नोबल गैस के समान होता है। इसके परिणाम स्वरूप एक ऋणात्मक आवेशित आयन, जिसे ऋणायन के रूप में जाना जाता है, इसका निर्माण होता है। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तो वे संयोजी बंधन बनाते हैं। यह पारस्परिक विनिमय परमाणुओं को एक स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, आमतौर पर अपने बाहरी ऊर्जा स्तरों को भरकर। अब हम देखते हैं परमाणु स्थिरता के विभिन्न तरीके। तो जब किसी परमाणु में 1, 2 या 3 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह इन इलेक्ट्रॉनों को खोने की प्रवृत्ति रखता है, ताकि वे निकटतम उत्कृष्ट गैस के समान एक स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त कर सके।
इलेक्ट्रॉन खोने के फलस्वरूप परमाणु एक धनात्मक आयन या धनायन बनाता है, जिसको कैटायन कहते हैं, जो अधिक स्थायी होता है। यह प्रक्रिया धातुओं के बीच सामान्य होती है क्योंकि उनके पास संयोजकता इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और वो एक पूर्ण बाहरी कक्ष प्राप्त करने के लिए उन्हें आसानी से खो सकते हैं। तो चलिए कुछ उदाहरणों से देखते हैं। सोडियम एक धातु है जो इलेक्ट्रॉन खोकर +1 आयन बनाती है। इसका मतलब है कि संयोजकता 1 है। जब सोडियम अभिक्रिया करता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन दान करके निकटतम उत्कृष्ट गैस के समान एक स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करता है। यह गुण सोडियम को अत्यधिक अभिक्रियाशील बनाता है। मैग्नीशियम एक धातु है जो +2 आयन बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन खो देती है। इसका मतलब है कि इसकी संयोजकता 2 है। जब मैग्नीशियम प्रतिक्रिया करता है तो यह एक स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब बात करते हैं एल्यूमीनियम। तो एल्यूमीनियम एक धातु है जो रासायनिक बंध बनाते समय 3 इलेक्ट्रॉन खो देती है, जिससे उसकी संयोजकता 3 हो जाती है। इसका मतलब यह है कि आमतौर पर +3 आवेशित आयन बनाती है, जैसी Al3+। अब हम परमाणु स्थिरता प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों के बारे में आगे देखते हैं। तो 5, 6 या 7 संयोजी इलेक्ट्रॉनों वाले परमाणु आमतौर पर अपने बाहरी कोश को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, जिससे एक स्थायी अष्टक प्राप्त होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये परमाणु इलेक्ट्रॉन होने के बजाय इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अपने बाहरी कोश को पूरा करने के करीब होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना उन्हें एक अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने में मदद करता है, जो अक्रिय गैसों के समान होता है। अब चलिए कुछ उदाहरण की मदद से इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। सरल शब्दों में प्रतीक F तत्व फ्लोरीन को दर्शाता है। यह एक स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, जिसका अर्थ है कि इसकी संयोजकता 1 है। इससे यह संकेत मिलता है कि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रबल प्रवृत्ति होती है, जिससे यह एक अत्यधिक अभिक्रियाशील अधातु बन जाता है। प्रतीक O ऑक्सीजन को दर्शाता है। यह एक स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, जिससे इसकी संयोजकता 2 हो जाती है। इसका अर्थ है कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके यौगिक बनने की प्रवृत्ति रखता है और आमतौर पर -2 आयन बनाता है। कुछ परमाणु इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं, जिससे सहसंयोजक बंधन बनते हैं। यह साझा प्रत्येक परमाणु को एक पूर्ण बाहरी ऊर्जा स्तर प्राप्त करने में मदद करता है, जो एक स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करता है, जो अक्रिय गैसों के समान होता है। इलेक्ट्रॉनों को साझा करके परमाणु अपने संयोजकता कोश को भर सकते हैं, जिससे अणु अधिक स्थायी हो जाते हैं। हम कुछ उदाहरण देखेंगे जिन परमाणु इलेक्ट्रॉनों के साझा करने के द्वारा स्थिर हो जाते हैं। प्रतीक C कार्बन को दर्शाता है। इसमें 4 साझा इलेक्ट्रॉन और 4 की संयोजकता होती है, जिसका अर्थ है कि 4 सहसंयोजी बंध बना सकता है। कार्बन जैविक रसायन विज्ञान का एक मुख्य तत्व है, जो अपने साथ खुद एक साथ और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे अन्य तत्वों के साथ बंध बनाने की क्षमता के लिए जाना जाता है। प्रतीक N नाइट्रोजन को दर्शाता है। इसमें 3 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसका मतलब है कि यह 3 संयोजक बंध बना सकता है। इससे नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, जो इसकी क्षमता को समझाती है कि वह 3 अन्य परमाणुओं के साथ बंध बना सकता है। नाइट्रोजन की 3 की संयोजकता इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इलेक्ट्रॉन साझा करके स्थायी अष्टक प्राप्त करने की प्रवृत्ति के कारण होती है। अब हम पहले 18 तत्वों के परमाणुओं के संगठन और उनके विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण की चर्चा करने वाले हैं। चलिए तालिका 4.1 का विश्लेषण करके यह समझना शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा स्तरों में कैसे व्यवसायित होते हैं। तो यह तालिका पहले 8 तत्वों को दिखाती है। प्रत्येक तत्व का नाम, प्रतीक, परमाणु संख्या और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अब अगर हम कोश की बात करें तो K, L, M, N में ये
वितरित होते हैं और संयोजकता यह दिखाती है कि वे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और संयोजकता एक है, जबकि हीलियम के पास एक पूर्ण कोश है और संयोजकता 0 है। यह तत्व संरचना और अभिक्रियाशीलता को समझने में मदद करता है। हमारे पास लिथियम भी है, जिसकी परमाणु संख्या 3 है और संयोजकता 1 है। परमाणु संख्या 4 वाला बेरिलियम संयोजकता 2 के साथ। परमाणु संख्या 5 वाले बोरॉन की संयोजकता 3 है और इसका इलेक्ट्रॉन वितरण K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, L कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह हमारे पास कार्बन है, जिसकी संयोजकता 4 है और यह अपने चारों इलेक्ट्रॉन साझा करके अष्टक प्राप्त कर सकता है। 7वां तत्व नाइट्रोजन है और 8वां तत्व ऑक्सीजन है, जिसकी संयोजकता 2 है। इसका मतलब है कि यह स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है, जैसे अक्रिय गैसें। तो यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास अगर हाइड्रोजन है तो इसका प्रतीक H है, परमाणु संख्या 1 है, प्रोटॉनों की संख्या भी 1 है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो K में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम की परमाणु संख्या 2 है, प्रोटॉनों की संख्या भी 2 है और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 2 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे 2 है। तो अगर हम वितरण देखें तो K में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और संयोजकता देखें तो कितनी है? 0 है। वही अगर हम लिथियम को देखें तो परमाणु संख्या 3 है, प्रोटॉनों की संख्या 3, न्यूट्रॉनों की संख्या 4 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3। और अगर हम वितरण देखें तो K में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और L में 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसका मतलब यह है कि इसकी अगर हम संयोजकता देखें तो वो कितनी है? 1 है। अगर हम बेरिलियम को देखें तो परमाणु संख्या 4 है, प्रोटॉनों की संख्या 4, न्यूट्रॉनों की संख्या 5 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है और इसके पास K में 2 इलेक्ट्रॉन है और L में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी संयोजकता कितनी हुई? 2 हुई। वही अगर हम बोरॉन की बात करते हैं तो बोरॉन का प्रतीक B है, परमाणु संख्या 5 है और अगर हम प्रोटॉनों की संख्या देखें तो ये भी 5 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 6 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है। अगर हम देखें तो K में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और L में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी संयोजकता कितनी हुई? 3 हुई। अगर अब हम कार्बन देखते हैं तो उसका प्रतीक C है, परमाणु की संख्या 6 है, प्रोटॉनों की संख्या 6 है और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6 है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो वो भी कितनी है? 6 है। अगर वितरण देखें तो K में 2 है और L में कितने हैं? 4 है। तो इसकी संयोजकता कितनी हुई? 4 हुई। अब अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, इसका प्रतीक N है, परमाणु संख्या 7 है, प्रोटॉनों की संख्या भी 7 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 7 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 7 है। अगर हम वितरण देखें तो K में इसके पास 2 है और L में इसके पास कितने हैं? 5 है। तो इसकी संयोजकता अगर हम देखें यहाँ पे तो वो कितनी है? 3 है। अगर हम ऑक्सीजन देखें तो उसका प्रतीक O है, परमाणु संख्या 8 है, प्रोटॉनों की संख्या 8 है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 8 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी है? वो भी 8 है। अगर हम वितरण का देखें तो इसमें K के पास 2 है और L के पास 6 है, जिसकी संयोजकता कितनी है? हमारे पास 2 है। अब चलिए ऑक्सीजन के बाद के तत्वों और इनकी इलेक्ट्रॉनिक वितरण के साथ तालिका 4.1 की मदद से इसको देखते हैं। यह तालिका फ्लोरीन से आर्गन तत्वों के मूल गुण दिखाती है। प्रत्येक तत्व के पास एक प्रतीक, परमाणु संख्या और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन कोश KLMN में वितरण होते हैं और संयोजकता संयोजन क्षमता को इंगित करती है। उदाहरण के लिए फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 7 बाहरी कोश में होते हैं, जिससे इसकी संयोजकता 1 हो जाती है। नियॉन के पास एक पूर्ण बाहरी कोश और 0 की संयोजकता होती है, जिससे यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय हो जाता है। हमारे पास सोडियम धातु भी है, जिसके बाहरी कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे यह स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए दान कर सकता है। इसीलिए इसकी संयोजकता 1 है। फिर हमारे पास 2 की संयोजकता वाला मैग्नीशियम है, 3 की संयोजकता वाला एल्यूमिनियम और 4 की संयोजकता वाला सिलिकॉन। इसका मतलब यह है कि ये अष्टक प्राप्त करने के लिए अपने 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों को साझा करके संयोजक बंध बना सकता है। फास्फोरस की 3 और 5 की संयोजकता होती है। यह प्रवृत्ति संयोजकता दिखाता है।
फिर हमारे पास 2 की संयोजकता वाला सल्फर है, 1 की संयोजकता वाला क्लोरीन और अंत में हमारे पास आर्गन है जो उत्कृष्ट गैस है, इसीलिए इसके पास 0 की संयोजकता वाला स्थायी विन्यास होता है। तो अब चलिए गतिविधि 4.2 देखते हैं और पहले 18 तत्वों में इलेक्ट्रॉन विन्यास को मॉडल करने का तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रक्रिया शुरू करते हैं जो कि एक चरण दर चरण प्रक्रिया है। इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए रंगीन गेंदों या मनकों को इकट्ठा करना और उपयोग करना होगा। यह हाथों से करने वाली गतिविधि परमाणु संरचना को दृश्य रूप से समझने में मदद करती है। छात्रों को परमाणु संरचना को समझने में मदद करने के लिए पहले 18 तत्वों की एक सूची बनाएं जिसमें उनके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन शामिल हैं। प्रोटॉन किसके बराबर है? परमाणु संख्या के। न्यूट्रॉन किसके बराबर है? द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? एक उदासीन परमाणु में प्रोटॉन। प्रत्येक तत्व के लिए हमें उसके अद्वितीय चरणों, परमाणु संरचना और आवर्त सारणी में उसकी भूमिका को समझना होगा। एक परमाणु में प्रोटॉनों को दर्शाने के लिए एक रंग की गेंदों का उपयोग करें। इन गेंदों की संख्या तत्व की परमाणु संख्या के बराबर होनी चाहिए, जो हमें बताती है कि नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं। न्यूट्रॉन को अलग रंगों की गेंदों में प्रतिनिधित्व करें। न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या के बराबर होती है। यह परमाणु की संरचना को देखने में मदद करता है। तो प्रक्रिया में आगे के चरणों के साथ देखते हैं। सभी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गोलियों को ऊर्जा स्तर या कोशों में व्यवसायित करना होता है, जो अव्वाऊ सिद्धांत, पॉली अवर्जन सिद्धांत और हुंड के नियम जैसे विशिष्ट नियमों का पालन करता है। प्रत्येक खोल में एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जो सबसे भीतरी खोल से शुरू होता है। पहला कोश या ऊर्जा स्तर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों को धारण कर सकता है। दूसरा कोश या ऊर्जा स्तर अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉनों को रख सकता है। यह सीमा यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि परमाणु बंधन कैसे बनते हैं और विभिन्न तत्वों में इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवसायित होते हैं। तीसरे कोश या ऊर्जा स्तर में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यह इलेक्ट्रॉन विन्यास नियमों पर आधारित है, जहां प्रत्येक कोश की अपनी विशिष्ट क्षमता होती है। इस गतिविधि में आप प्रत्येक मॉडल को तत्व के नाम और परमाणु संख्या के साथ लेबल करेंगे। परमाणु संख्या परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होती है और यह प्रत्येक तत्व के लिए अद्वितीय होती है। यह आवर्त सारणी में तत्व की पहचान करने में मदद करता है। अब इस गतिविधि को करते समय हमने जो अवलोकन किए हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं अवलोकन की। जैसे आप हाइड्रोजन तत्व 1 और आर्गन तत्व 18 की ओर बढ़ते हैं, प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि प्रत्येक तत्व में पिछले तत्व से एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, जिससे परमाणु निष्पक्ष बना रहता है। मॉडल हमें यह समझने में मदद करता है कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनों के अलग अलग विन्यास, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है, कैसे होते हैं। यह विन्यास निर्धारित करते हैं कि तत्व रासायनिक रूप से कैसे व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए समान इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले तत्वों के समान गुण होते हैं। अंत में चलिए इस गतिविधि के परिणाम को देखते हैं। जब परमाणु संरचना को देखते हैं तो हम यह केंद्रीय नाभिक देखते हैं जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, जो विशिष्ट ऊर्जा स्तरों या कक्षा में घिरे इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है। परमाणु के केंद्र में एक छोटा नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन का आवेश धनात्मक होता है जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कोश नामक विशिष्ट ऊर्जा स्तरों में व्यवसायित होते हैं। प्रत्येक कोश में इलेक्ट्रॉनों की एक निश्चित संख्या होती है और ये कोश ऊर्जा स्तरों के आधार पर संगठित होते हैं। यह व्यवस्था तत्वों के रासायनिक व्यवहार को निर्धारित करती है। अब हम एक प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 1। तो आपसे क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की संयोजकता निर्धारित करने के लिए कहा जाता है। अब इसका हल देखते हैं। सबसे पहले संयोजकता
की अवधारणा को समझते हैं। संयोजकता एक परमाणु की संयोजन क्षमता है जो रासायनिक बंधों की संख्या है जो यह एक स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए बना सकता है, जैसे कि एक अक्रिय गैस का होता है। यह क्षमता एक परमाणु के बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा निर्धारित होती है, जिन्हें वह खो सकता है, प्राप्त कर सकता है या साझा कर सकता है। अब आइए हम क्लोरीन की संयोजकता का अन्वेषण करें, इसका परमाणु क्रमांक 17 है। परमाणु संख्या 17 का अर्थ है कि इसमें 17 इलेक्ट्रॉनें हैं जो 3 कोशों में व्यवसायित हैं। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। सबसे बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि क्लोरीन को स्थायी होने के लिए सबसे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसीलिए क्लोरीन परमाणु की संयोजकता 1 है, जिसका अर्थ है कि एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके क्लोरीन स्थायी हो जाएगा और अष्टक प्राप्त कर लेगा। अब हमारे पास दूसरे तत्व पर आगे बढ़ते हैं जो कि सल्फर है। सल्फर का परमाणु संख्या कितनी है? 16 है। परमाणु संख्या 16 का अर्थ है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 6 है। सबसे बाहरी कोश M कोश है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होने का तात्पर्य यह है कि सल्फर 2 और इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है ताकि बाहरी सबसे कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ अष्टक प्राप्त कर सके। यह स्थायी होगा। इसीलिए सल्फर की संयोजकता 2 है, क्योंकि यह अपने अष्टक को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है। अब अगला तत्व हमारे पास मैग्नीशियम है, जिसकी परमाणु संख्या 12 है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है। के कोश पहला कोश है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीसरे कोश है M कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम अपनी 2 संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को M कोश से खोकर पिछले कोश को पूरी तरह से भरा हुआ प्राप्त कर सकता है ताकि यह स्थायी हो सके। यदि यह 2 संयोजकता इलेक्ट्रॉन खोता है तो यह पिछले कोश या L कोश में अष्टक प्राप्त करेगा। तो अंततः मैग्नीशियम की क्षमता 2 है, क्योंकि यह अपने बाहरी 2 इलेक्ट्रॉन खो सकता है ताकि अष्टक पूर्ण कर सके। अब हम चलते हैं अभ्यास प्रश्न 7 पे। तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे उदाहरणों की सहायता से संयोजकता को परिभाषित करने के लिए कह रहा है। हल देखते हैं। तो संयोजकता एक तत्व की संयोजन क्षमता को दर्शाती है जो उसके परमाणुओं द्वारा स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए आमतौर पर इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त होने या साझा करने की संख्या द्वारा निर्धारित होती है, जो अक्सर एक उत्कृष्ट गैस के समान होता है। उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण सिलिकॉन है, जिसका प्रतीक Si है। सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 है। इसका मतलब है कि सिलिकॉन के नाभिक के चारों ओर 14 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। सिलिकॉन परमाणु में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 है। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीसरे या अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आप देखते हैं कि सिलिकॉन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका अर्थ यह है कि इन इलेक्ट्रॉनों को अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए अपने पास ले सकता है, छोड़ सकता है या शेयर कर सकता है। इस प्रकार सिलिकॉन की संयोजकता 4 दी गई है। अब हमारे पास अगले उदाहरण पर चलते हैं। हमारे पास है ऑक्सीजन, जिसका प्रतीक O है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक वितरण 2 6 के रूप में दिया गया है, जिसमें पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन को अपने संयोजकता कक्ष को 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए ऑक्सीजन के मूल्यांकन 2 होता है, क्योंकि यह 2 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन लेने पर अष्टक पूरा करने के लिए स्थिर हो जाएगा। अब अगला अभ्यास प्रश्न 15 देखते हैं। यह पूछ रहा है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किस पदार्थ की खोज के लिए उत्तरदायी था? परमाणु नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? तो इसका प्रश्न देखें तो इसका सही प्रश्न है इसका सही उत्तर है क, परमाणु नाभिक। हल देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आइए हम रदरफोर्ड द्वारा उनके पतली स्वर्ण पत्री के साथ प्रयोग के बाद किए गए अवलोकनों को देखते हैं।
जब उन्होंने एक पतली स्वर्ण पत्री पर अल्फा कणों की गोलीबारी की तो अल्फा कणों की अधिकांश संख्या सीधे स्वर्ण पत्री के माध्यम से गुजरी, इंगित करते हुए कि उन्हें किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा। अल्फा कणों की एक छोटी संख्या को छोटे कणों पर विक्षेपित किया गया जो परमाणु की संरचना के साथ एक छोटी अंतःक्रिया को सुझाता है। अगला प्रेक्षण यह है कि अल्फा कणों में से बहुत कम कण सीधे वापस लौट आए थे, जो कि कणों और परमाणु संरचना के बीच सीधा टकराव होने को दिखाता है। अब परमाणु नाभिक की खोज की समझ के लिए चलिए रदरफोर्ड के स्वर्ण पतली फाइल मॉडल की समझ में आगे बढ़ते हैं। इस मॉडल के निष्कर्षों पर देखते हैं। तो अधिकांश अल्फा कण सोने की पत्री के माध्यम से बिना किसी विक्षेपण के गुजर गए, जिससे यह संकेत मिला कि परमाणु अधिकर्षण खाली स्थान है। अल्फा कणों का एक छोटा सा हिस्सा बड़े कोणों से झुक गया 90 डिग्री से अधिक, और कुछ तो पीछे की ओर 180 डिग्री भी झुक गए। इस अनपेक्षित परिणाम ने यह दिखाया कि परमाणु में एक छोटा सघन धनात्मक रूप से आवेशित कोर होता है, जिसे अब नाभिक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त यह निष्कर्ष निकला कि अधिकांश कुल परमाणु के द्रव्यमान परमाणु के नाभिक में स्थित है। इसीलिए सही उत्तर विकल्प क परमाणु के नाभिक है। रदरफोर्ड के सोने के टुकड़ों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप परमाणु के नाभिक की खोज हुई। तो चलिए अंत में सारांश के साथ निष्कर्ष निकालें। तो सबसे पहले चलिए एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की स्थिरता के बारे में हमने बात की। तो एक परमाणु में बाहरी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अष्टक नियम को संतुष्ट करने के लिए। अष्टक नियम कहता है कि रासायनिक बंधन की प्रक्रिया के दौरान परमाणु अपने बाहरी कोश संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं ताकि एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त किया जा सके। इस 8 इलेक्ट्रॉनों के विन्यास को अत्यधिक स्थायी माना जाता है। इसीलिए नोबल गैस जैसे नियॉन आर्गन के पास आमतौर पर पूर्ण अष्टक होते हैं, जिन्हें कारण वे स्थायी और अक्रियाशील होते हैं। लेकिन हीलियम परमाणु के लिए एक अपवाद है। यह एक अक्रिय गैस है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन के साथ डुप्लेट बनाता है और स्थायी हो जाता है। अब हम मूल की अवधारणा परिभाषित करते हैं। तो संयोजकता एक परमाणु की संयोजन क्षमता है जो यह दर्शाती है कि वे अन्य परमाणुओं के साथ कितने रासायनिक बंध बना सकता है। यह क्षमता एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर निर्धारित होती है, जिससे एक स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए हटाने, प्राप्त करने या साझा करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि एक नोबल गैस के समान। अंत में आगे देखते हैं तो परमाणु स्थायित्व प्राप्त करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। पहला संभावित तरीका यह है कि इलेक्ट्रॉनों को खो दें। यदि किसी परमाणु के बाहरी कोश में 1 या 3 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब यह है कि वे आसानी से इन्हें खो सकते हैं ताकि 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ स्थायी विन्यास प्राप्त कर सकें। उदाहरण के लिए सोडियम धातु का प्रतीक Na है और इसके संयोजी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे वह खोकर अष्टक प्राप्त कर सकता है और स्थायी बना रहता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम के मामले में यह अपने 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन को खोकर स्थायी विद्युत विन्यास प्राप्त कर सकता है। स्थायी होने का दूसरा तरीका है एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों का लाभ है। जब किसी परमाणु में 5 से 7 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह अपने अष्टक को पूरा करने के लिए अक्रिय गैसों के समान स्थिरता प्राप्त करने के लिए केवल कुछ इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए फ्लोरीन परमाणु द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के बाद अष्टक विन्यास प्राप्त कर लेता है और स्थायी हो जाता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन परमाणु द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने से उसका अष्टक पूरा हो जाता है और वह स्थायी तथा कम अभिक्रियाशील हो जाता है। अगला तरीका इलेक्ट्रॉनों को शेयर करना है। जब 2 अणु एक दूसरे के साथ अपना बाहरी इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो दोनों एक अष्टक प्राप्त कर लेंगे और स्थायी बन जाएंगे, एक स्थायी अणु के रूप में। उदाहरण कार्बन और नाइट्रोजन है। कार्बन के पास 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 और चाहिए। इसी तरह नाइट्रोजन के पास 5 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है और अष्टक पूरा करने के लिए 3 और चाहिए। तो कार्बन और नाइट्रोजन अन्य परमाणुओं के साथ अपने संयोजकता इलेक्ट्रॉन साझा करके संयोजक बंध बनाकर एक स्थायी विन्यास प्राप्त कर सकते हैं। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन साझा करने की आवश्यकता होती है, जबकि नाइट्रोजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 साझा करने की आवश्यकता होती है।
धन्यवाद छात्रों।